कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब से सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। सलमान ने बुधवार को रिलीज हुई अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स में आज के हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों के जिहादी इस्लाम वाली सोच से कर दिया है। इस किताब का विमोचन बुधवार को पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है कि आज के तगड़े हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। हालांकि अयोध्या विवाद पर एससी के फैसले की कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में तारीफ भी की है। तो इस पूरे मामले पर लखनऊ से हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं। उनके साथ बहुत से गेस्ट भी हैं। क्या कुछ सियासी उठापटक इस पूरे मामले पर हो रही है? आइए आपको सीधे लिए चलते हैं संजीव कपासिया के पास। श्वेता, धन्यवाद। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में विवादित बयानों की भरमार हो गई है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने जिन्ना पर विवादित बयान दिया, वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या और नेशनहुड इन आवर टाइम ने पूरा सियासी बवाल उत्तर प्रदेश में मचा दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आलोक यादव और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता दीपक बघेल हैं। सबसे पहला सवाल दीपक बघेल जी से, भाजपा प्रवक्ता। दीपक जी, क्या आपको लगता है 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश को पोलराइज करने की कोशिश है? और जिस तरीके से हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से की गई है और तमाम जो आतंकी संगठन है उनसे की गई है, कहां तक जायज मानते हैं आप? दीपक जी। कांग्रेस पार्टी सदैव मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए राजनीति करते आई है और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता से बाहर होती है तो इन्हें फिर मुस्लिम याद आ जाते हैं। और ये इनके जो नेता हैं जब सत्ता से ये बाहर होने पर होते हैं तो इनके नेता उल जलूल उल्टे सीधे बयान देते हैं, जिससे समाज में जहर घोलना और समाज को बांटने का काम करते हैं। और आज उसी की कड़ी में आज सलमान खुर्शीद का यह बयान आया है और चिदम्बरम जी ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है, इससे सभी हिंदू धर्म के लोगों का और उत्तर प्रदेश और प्रदेश के और राष्ट्र के सभी हिंदुओं का जिस प्रकार से अपमान किया गया है, ये कतई भी सहन नहीं किया जाएगा। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 350 से ऊपर सीट दिला के करेगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। ये लोग अभी हिंदू धर्म को जानते ही नहीं, ये लोग हिंदुत्व को जानते ही नहीं, इनको जानकारी ही नहीं है कि हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है। हिंदुत्व एक जीवन जीने की एक परंपरा सिखाता है, एक पद्धति है जीवन जीने की। और हम तो ऐसे लोग हैं जो सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखते हैं। हम लोग तो हिंदुत्व में इस प्रकार से विश्वास रखते हैं कि अस्तो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमय, ऐसी एक विश्वास है हमारा जो लेकिन दीपक जी मेरा काउंटर सवाल ये है कि आपके लिए तो ये अच्छा है ना, जहां तक आपकी राहें तो 2022 के विधानसभा चुनावों की इस तरीके के बयान आसान कर रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन चीजों के ऊपर विषयों पर नहीं देखती। भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा स्टैंड है, अपना एक एजेंडा है, हम उसी एजेंडे के तहत काम करते जाते हैं। हमें ना क्षेत्र देखना है, ना राज्य ना क्षेत्र की बात करेंगे, ना किसी समाज की बात करेंगे, ना ही किसी जाति की बात करेंगे। हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम सामाजिक समरसता के भाव के साथ में प्रदेश के और देश के सभी लोगों की सेवा भाव के साथ सेवा करना चाहते हैं। हम यही काम करते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी एजेंडे के तहत काम कर रही है। इसलिए तो हम कहते हैं कि सोच ईमानदार और काम दमदार, और वही काम आज दिखता है प्रदेश में। जिस प्रकार से प्रदेश की तरक्की की रफ्तार डबल इंजन की सरकार में डबल स्पीड से चल रही है, वो भारत के किसी और प्रदेश में नजर नहीं आती और उत्तर प्रदेश बनने की राह में। ठीक है दीपक जी, ठीक है। हमारे साथ आलोक जी हैं। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि आपके नेता ने जिस तरीके का बयान दिया और अब सलमान खुर्शीद की किताब जिसमें हिंदुत्व की तुलना कट्टर और खूंखार आतंकवादी संगठनों से की गई है, कितना जायज मानते हैं और कितना आप राजनीतिक नुकसान देख रहे हैं आपके लिहाज से? क्योंकि विचारधारा की बात करें तो कांग्रेस की विचारधारा और समाजवादी पार्टी की विचारधारा लगभग समान है। तो नुकसान यदि कांग्रेस का होगा तो उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का नुकसान भी होना तय है। आप किस नजरिए से देखते हैं?
धन्यवाद संजीव जी। रही बात समान विचारधारा की, तो सबसे पहले तो बीजेपी के हमारे साथी ये जान लें कि सेकुलर विचारधारा में सभी धर्मों का मान सम्मान, इज्जत, स्वाभिमान सभी कुछ जुड़ा होता है। बात रही कि सलमान खुर्शीद की जो पुस्तक आई है सनराइज ओवर अयोध्या, तो उसमें जो विवादित जो षड्यंत्र है, हालांकि उसकी सफाई तो सलमान खुर्शीद जी ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों और ऐसा लिखा है, लेकिन सबसे अंत में संजीव जी जो लिखा है वो मैं कोट यहाँ जरूर करना चाहूंगा। उन्होंने अंत में लिखा है, जो होना था वह हो गया, यह जजमेंट एक मौका दे रहा है कि हम लोगों के बीच आपस की दरार को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। अर्थात ये स्टेटमेंट बता रहा है कि जो दरार की बात है वो समाप्त करने की सलमान खुर्शीदी बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरे तौर पर मैंने सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत तेजी से, जोर शोर से, जैसा कि मैं पूर्व नियोजित तरीके से पहले से कहता आया हूं कि भाजपा हमेशा ये चाहती रही है कि हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान और भारत पाकिस्तान के नाम पर हम फिर से एक बार गांव किसान नौजवान को हम भटका सके। मैं उनके अपने काबिल साथी से ये पूछना चाहता हूं कि जो कंगना रनौत जी ने 1947 से आज तक की आजादी को जो भीख मंगाया है, भीख बताया है, क्या इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे? 11.5 माह से क्या हिंदू उसमें नहीं है जो किसान बैठे हुए हैं? अगर हिंदुत्व की ही आप अगर बात करना चाह रहे हैं तो किसान भी एक समस्या, 11.5 महीने से अन्नदाता बैठा हुआ है। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें उस पर भी कर देनी चाहिए थी। लखीमपुर में जो किसान गाड़ी से कुचले गए, क्या वो हिंदू नहीं थे? आलोक जी ठीक है, हमारे साथ बहुत निष्पक्ष राय के लिए वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत को बड़े करीब से देखा है, सीनियर पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हैं। प्रभात जी, क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी जहां मंदिर मंदिर जा रही हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ पार्टी को ले जाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं ऐसे चुनावी समय में सलमान खुर्शीद की एक किताब कांग्रेस के सियासी लिहाज से या उत्तर प्रदेश के चुनावी लिहाज से कितना नुकसान पहुंचाने वाली है? देखिए संजीव जी, जिस तरीके से ये जो सलमान खुर्शीद की किताब आई है और इसके बाद जिस तरीके से बवंडर और बवाल मचा है हिंदुत्व को लेके, और जिस तरीके की पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है कि हिंदुत्व की तुलना जो है एक आतंकवादी संगठन से की गई है, खुंखार आतंकवादी संगठन से। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में क्या हो रहा है राजनीति के नाम पे। अरे आपको व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को बोलने की आजादी है, आप किताब लिखे, पुस्तक लिखे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से आप हिंदुओं को एक आतंकवादी संगठन से जोड़ के आप बता रहे हैं, और बाद में जैसे कि हमारे अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि उन्होंने आखिरी पैरे में क्या लिखा है और उन्होंने जिस तरीके की बात कही है, देखिए आप अब जवाब आपको देना होगा, आपकी पार्टी आखिर किस रास्ते पे, किस राह पे चलने वाली है। जिस तरीके से प्रियंका को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है और प्रियंका लगातार 6 महीने से या साल भर से लगातार सड़कों पे हर मुद्दे को उतर रही है, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो। आपने पूरी कांग्रेस को पूरे करे धरे में पानी फेर दिया, जैसे कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति जो 70 साल से आप करते आए हैं। अरे भाई, आप अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं और आपकी नेता अगर नवरात्र में मरी माता की मंदिर जाती हैं और अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करती हैं, और उसके बाद अगर आप हिंदुओं को आप आतंकवादियों के संगठन से जोड़ेंगे, तो आखिर आप इस समाज को कहां ले जा रहे हैं? सामाजिक समरसता की बात करने की जो बात होती है, गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने की जो चीज होती है, उसमें दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से भी, दोनों से कहना चाहता हूं कि आखिर इस देश में जो देश की आजादी के बाद अगर कांग्रेस कहती है कि अब सेकुलर है, ये कम्युनल है, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूं कि जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव में जिस तरीके से ये हिंदू मुसलमान और ये सारी चीजें, अब जिन्ना का एक चिन्ह निकाल दिया अखिलेश जी ने। अखिलेश जी एक तरफ चिन्ह निकालते हैं जिन्ना का, और एक तरफ जो है समाजवादी परफ्यूम जो है वो लोगों को देखते हैं कि हम एक जितना भी प्रदूषित वातावरण हुआ उसको हम एक अच्छा वातावरण बनाना चाहते हैं राजनीति में। अभी प्रभात जी इसी से जुड़ा सवाल है। प्रभात जी, क्या आपको लगता है कि सलमान खुर्शीद जैसे बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस में एक लंबे समय तक राजनीतिक पारी खेली है, क्या वर्तमान जो सियासत की स्थिति है उसको पहचानने में नाकाम हो रहे हैं?
क्योंकि अब मोदी युग है। जिस तरीके से हिंदुत्व की राह पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश पर लगभग शासन कर लिया है, तो सभी राज्यों में लगभग उनकी सरकारें हैं, ज्यादातर राज्यों में। तो क्या सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को पब्लिक की नब्ज नहीं पहचाननी चाहिए? किस नब्ज के नहीं आधार पर, किन मुद्दों के संजीव जी आधार पर एक बात पॉलिटिक्स मैं, होनी है? नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक बात इसको यहाँ क्लियर कर दूं कि इनके जो बयान बहादुर हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे इनके और भी लोग हो, ये अपनी ही पार्टी को मुसीबत में खड़ा करते हैं। पहले आपको तय करना होगा कि आप वो 60 साल की जो कांग्रेस थी, आप उस कांग्रेस के उसमें सेक्युलर ढांचे में चल रहे हैं, या जो नई कांग्रेस का जो कमान आपने प्रियंका को सौंपी है, वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही हैं। अरे भाई आपको किसका वोट चाहिए? 17%, 18% वोट की अगर आप राजनीति कर रहे हैं, और आप सलमान खुर्शीद एक माइनॉरिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते हैं, तो वो बात उन्होंने जो किताब में लिखी है वो अपने एक वर्ग को खुश करने के लिए। देखिए संजीव, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अपने वोट बैंक को, एक 20% वोट बैंक को, वो अपने ये सोचती है कि ये वोट बैंक कहीं फिर वापस कांग्रेस में न चला जाए, तो अखिलेश ने जिन्ना का बयान दे दिया। और अब वहां से ओवैसी वहां से आ गए, अभी और भी बयान बहादुर अभी उत्तर प्रदेश में आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि इनको तय करना पड़ेगा कांग्रेस को कि हम अब नई राजनीति, नई कांग्रेस की तरफ चलेंगे या पुरानी कांग्रेस की तरफ चलेंगे। अगर वो सलमान खुर्शीद का ये व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता है। आपने किताब लिखी है, किताब जनमानस में किताब पढ़ी जाती है और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को प्रभावित करती है। तो आपका सामाजिक दर्शन जो है वो क्या है? आप हिंदुत्व को क्या बताना चाहते हैं? आप हिंदुत्व को टेररिज्म, आतंकवादी बताना चाहते हैं? तो अगर आपकी ये भावना और ये मनोदशा है और आप तुष्टीकरण की राजनीति में आप फंस के उत्तर प्रदेश को नहीं आना चाहते हैं, फिर आप ठीक है, राह पे चल ठीक है रहे हैं, प्रभात जी, तो ये हमारे साथ तय दीपक आपको बघेल करना है। पड़ेगा। प्रभात जी, हमारे साथ दीपक बघेल जी हैं। दीपक बघेल जी, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, आप कांग्रेस के बड़े नेता, क्योंकि राष्ट्र पहले है, पार्टियां बाद में है, व्यक्ति बाद में आता है, सबसे पहले राष्ट्र आता है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान सशक्त भारत के रूप में हुई थी, इस तरीके की चीजें अब हिंदुस्तान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगी, कहीं ना कहीं नुकसान होगा हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान का? क्योंकि आप हिंदुत्व की तुलना, देश के लोगों की तुलना यदि आतंकवादी संगठन से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से जो आतंकवादी संगठन है उनको इनडायरेक्ट रूप से आप समर्थन करते हैं। जी संजीव जी, आज देश जिस प्रकार से तरक्की की नए आयाम छू रहा है, आज जिस स्तर पर भारत की जिस तरह से सम्मान स्थापित हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज देखने को मिलता है कि आज भारत कितना एक सशक्त रूप से विश्व के सामने समक्ष होकर खड़ा है और भारत की ओर सब लोग, पूरी दुनिया एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं। और उसी के बीच में ऐसे विभाजनकारी शक्तियां, ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो देश को तोड़ने का काम करती हैं और समय समय पर देश को विखंडन करने का काम करती है, तो ऐसी सामने आती रहती हैं। और ये इनके वक्तव्यों से ही मालूम चलता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो राष्ट्र को विखंडित करना चाहते हैं। आज आलोक जी ने एक बात कही कि उनके नीचे उन्होंने एक बयान लिखा कि ये सब हो गया तो हो गया। अरे कैसे हो गया साहब? आपकी पार्टी ने तो उन कारतूसों पर गोलियां चला के बाद में आपकी ही पार्टी के लोग फिर वहां पर दर्शन करने जा रहे हैं और 30 नहीं, 40 नहीं, कितने भी हिंदुओं को मार देते हैं। ये आपकी पार्टी के मुखिया का बयान है, ये बात तो आप भूल जाते हैं और फिर उसके बाद आप दर्शन भी करना चाहते हैं। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपके दो चेहरे हैं और ये चेहरे अब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को नजर आ रहे हैं कि आपकी प्रक्रिया किस प्रकार की है। कि पहले जाकर वहां पर मुस्लिमों को खुश करना है और जब मुस्लिम खुश होने से बच जाए तो फिर उसके बाद में हिंदुओं को रिझाने के लिए जाना है। तो ये आपकी तस्वीरें टोपी के साथ भी सभी जगह दिखाई गई हैं। आप किस प्रकार से उनकी पार्टियों में जाते हैं ये भी सब नजर आ रहा है। तो आपका तो सब चरित्र नजर आ रहा है। और आलोक जी, एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अपनी ही आवाज सुन ना पाए ये पूर्ण रूप से बहरे हैं, मन की नदी उफान पा ना सकी ये देखते कितने गहरे हैं, ये मुखौटे कोई उतार ना ले लगा दिए कितने पहरे हैं। ये चेहरे ही तो मुखौटे हैं और मुखौटे ही तो चेहरे हैं। तो आपके ये मुखौटे समय समय पे उत्तर प्रदेश और प्रदेश की जनता के सामने नजर आते रहते हैं और वो आपके गाँव और स्थान को बहुत अच्छी तरह से जान गई है और आगामी विधानसभा चुनाव में आपको इसका परिणाम भी जरूर मिलेगा। ठीक है आलोक जी को जवाब देने दीजिए। आलोक जी, आपके ऊपर तो शायरी भी हो गई। बिल्कुल, धन्यवाद मेरे काबिल में। जी संजीव जी, मेरे काबिल मित्र अभी लगातार सशक्त भारत और विश्व में एक बहुत निर्मित छवि की बात कर रहे थे।
मेरे मित्र शायद ये भूल गए थे कि गैल बिछ गया, भेल बिछ गया, रेल बिछ गई, बीपीएल बिछ गया। देश में कौन सा ऐसा संयंत्र है जो बिका ना हो। रही बात भारत के अंदर हिंदुओं की, तो एक कहावत आज के लिए भी दीपक जी मैं कहूंगा बहुत पुरानी है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो जो आप हिंदुत्व के नाम पर जो अराजकता और हिंदुत्व के नाम पर जो आप नई चीजों को थोपने का आप प्रयास कर रहे थे, उसमें आप लगभग हर प्रकार से फेल हो गए हैं। आस्था वाली जो अभी छठ में आस्था वाली जो हमारी नदियां थी, उसमें संजीव जी आपने देखा होगा कि सफेद कचरा किस प्रकार से बह रहा था। आप अपराध के मामले में भारत में क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आप पूरे वर्ल्ड में उठा के देखिए क्या है। भारत में जो विश्व में बदलती परिस्थितियों में भारत कहाँ खड़ा है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है आलोक जी। सवाल ये है कि जब आपकी समान विचारधारा के एक पार्टी के बड़े नेता इस तरीके की पुस्तक लिखते हैं और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव कुछ महीने बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से लोगों को जवाब लेंगे, आपकी पार्टी के नेताओं को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल साफ तौर पर यह मानती है, जानती है। और पिछले 5 वर्षों से एक ऐसे नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनकी छवि बिल्कुल कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर है। तो आपके नेताओं को भी जवाब देना पड़ेगा। आप कांग्रेस के इस बयान से, कांग्रेस के इस बवाल से बिल्कुल अपने आप को जुदा नहीं कर सकते हैं आलोक जी। देखिए संजीव जी, जहां आप बात ये कह रहे थे कि समान विचारधारा की, हमारे समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय नेताजी ने लोकसभा में एक बयान दिया था। लोगों ने जब उनसे पूछा कि भारत को सशक्त और समाजवाद कैसे स्थापित किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा था कि 3 काम सिर्फ करिए। एक तो जवान को सशक्त कर दीजिए, दूसरा किसान को सशक्त कर दीजिए, और तीसरा हमारे नौजवान को रोजगार दीजिए। और ये तीनों ताकतवर हो जाएंगे, उसी दिन समाजवाद स्थापित हो जाएगा। तो समाजवाद का क्रियान्वित रूप ये है। हम किसी के बयान से वो हमसे मिल चुका है या हमसे मतलब रखता है, इन सब चीजों का उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। हम तो आपकी पार्टी के पास कोई रोड मैप है? आपकी पार्टी के पास कोई रोड मैप है इस तरीके का कि सरकार आती है तो इस तरीके से किसानों का ये करेंगे, नौजवानों को रोजगार कहां से देंगे, इस तरीके का कोई रोड मैप है आपके पास? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का रेट क्या होगा, किस प्रकार से हम कौशल विकास छात्रों का करेंगे, और अधिक से अधिक जितने ज्यादा रोजगार संभव हो सकते हैं उनको लाएंगे। और सही बात यह है कि जब तक गांव किसान मजबूत नहीं होगा, हाँ ठीक है, किन का विकास होगा ये तो देखा जाएगा। ये तो आपके साथी अभी दीपक बघेल जी जवाब देंगे विकास किसका होगा। लेकिन हम प्रभात त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। प्रभात जी, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के जो बवाल हैं इस पुस्तक को लेकर, और प्रियंका गांधी का जो अभियान था, कैंपेनिंग थी उत्तर प्रदेश में, उसको कहीं ना कहीं डेंट लगेगा? अब प्रियंका गांधी को और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ताकि जो हिंदू वोटर है उत्तर प्रदेश के, क्योंकि पोलराइज तो पार्टियां करने की कोशिश करेंगी ही और कर रही हैं, और अभी अभी जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो जैसा आपने कहा कि नए नए बयानवीर सामने आएंगे अभी। और तो क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के लिए मुश्किल पैदा कर दी है सलमान खुर्शीद ने? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए संजीव जी, निश्चित तौर पर प्रियंका जिस तरीके से कांग्रेस, मैं नहीं कहता था कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस की एक अच्छी पोजीशन बन रही थी। और 24 करोड़ के प्रदेश में जब तक आप हर वर्ग का वोट, आपको सबका साथ सबके विकास की बात करनी होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया जो काम एंटी कम्बेंसी का जो था कि उनका काम बिगड़ सकता था, वो ये लोग उनका काम आसान कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वोट पोलराइज, देखिए आप वोट पोलराइज, आप ये सोच रहे हैं कि हम अगर मुस्लिम वोट को पोलराइज करके अपने पक्ष में खुश करके किताब में ये लिख के कि हिंदू टेररिस्ट है तो मुसलमान पूरा वोट हमें मिल जाएगा और हमारी सरकार बन जाएगी। अब वो जमाने चले गए। अब जो नए तरीके से नया करिश्माई चेहरा बीजेपी के पास है नरेंद्र मोदी का, अब उस करिश्माई चेहरे का और योगी का उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में इन पार्टियों को काफी संघर्ष करना पड़ेगा और अभी बयान बहुत आएंगे। अभी तो चुनाव के मंच सजेंगे और मैंने कई बार कहा है हर डिबेट में कि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान ही होगा, कोई विकास के डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं होगा। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस के इस किताब के आने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस पे एक जवाब देना चाहिए था। ये किताब में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उसके अलावा इस तरीके की राजनीति कोई भी राजनीतिक दल करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये लोग भाजपा के फेंके हुए पासे पे ये लोग फंस जाते हैं। ये लोग चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, भारतीय जनता पार्टी चाहती है
कि आप इस तरीके के मुद्दों पे आप बोले और बोलने के बाद जो वोट पोलराइज हो, क्योंकि 80 बनाम 20 का अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और 80 में 40 उनको मिल जाता है, 50 तो उनकी सरकार बन जाती है, उनका काम आसान हो जाता है। तो आप उनके ठीक है। फेंके हुए पासे में आप फंसे हुए हैं। प्रभात जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फेंके हुए पासों में नहीं फंसना चाहिए समाजवादी पार्टी को। दीपक बघेल जी, हमारे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के आलोक जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार के पास, उनकी पार्टी के पास एक अलग सा रोड मैप होगा, लोगों का विकास होगा। किन लोगों का विकास होगा, हमने कहा था कि बताएंगे बघेल साहब। जी जी संजीव जी, इन्होंने बोला था कि किसान, जवान और नौजवान। अब किस किसान का विकास होगा वो वीआईपी कल्चर बताएगा। सबसे पहले इन्होंने बात समाजवाद से शुरू करी थी, तो प्रवक्ता आलोक जी को बता दें कि समाजवाद क्या है आपके यहाँ पर। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके ही परिवार के सारे लोग, सारे सांसद आपके परिवार के, सिर्फ एक ही परिवार के, यही समाजवाद है क्या? क्या या पूरा समाज एक परिवार तक सीमित है? उससे ज्यादा आलोक जी कहीं समाज पहुंच नहीं पाया, या फिर वो सैफई तक एक सीमित रह गया और उसके बाद समाज निकल नहीं पाया। अब नहीं, राजनाथ सिंह के पुत्र क्या है? सुनिए आलोक जी, पहले सुन लीजिए, जब आपकी बारी आएगी आप बोलना, जब आपकी बारी आएगी आराम से बोलना, मैं टोकूंगा नहीं बीच में। फिर आपने किसान, जवान और नौजवान की बात की, तो आपने किसान की तो बहुत अच्छी बात की, पर किसानों के लिए आपने आज तक कुछ नहीं किया, उनकी चीनें मिले बेच डाली आपने। फिर आई बात जवान की, तो जवान की तो स्थिति मैं बता दूं कि आपके शासनकाल में किस प्रकार से पुलिस लाचार थी वो सबने देखा था। 2012 से लेकर लेकिन दीपक बघेल जी, किसान एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए आपको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उस मुद्दे पे भी आऊंगा, पर मैं इनके एक बार जवान की स्थिति बता दूं। 2012 से लेकर 2013 तक 202 हमले हुए हमारे जवानों पर। 2013 से लेकर 2014 तक 264 हमले हुए। 2014 से लेकर 2015 तक 300 हमले। आलोक जी 20 सेकंड का समय आपके पास। आलोक जी, कौन 5 सालों के अंदर 500। संजीव जी, हमारे काबिल मित्र ये नहीं जानते हैं, जहाँ गांव की बात हो रही थी तो नौजवानों के आपने लैपटॉप खा लिए, नौजवानों की आपने छात्रवृत्ति खा ली, लैपटॉप घोटाला, जवान की ये भी आपके यहाँ पे हुआ। जवान की अस्थियां घर नहीं आती थी, वर्दी वापस आती थी। तो आज जो अस्थियां वापस आ रही हैं, उस जवान को जो गांव में सम्मान मिल रहा है वो हमारे नेताजी के द्वारा दिया हुआ है। चीन घुसा बैठा हुआ है और आप जवान को आप आदेश तक नहीं दे पा रहे। आपसे ठीक है, मेरे पास समय कम है। आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथी श्वेता इसको कंटिन्यू करेंगी। तो धन्यवाद बहुत बहुत संदीप कपासिया जी, तमाम ये आपने जो डिस्कशन की है, और इससे यही पता चलता है कि हिंदुत्व और धर्म के नाम पर ऐसा पहली बार तो नहीं है कि बवाल हुआ हो, लेकिन ये बवाल जो है अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ होगा ये देखने लायक है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।